अभी ना हाल फिलहाल में उन्होंने बोला था कि जिन भी कंट्रीज के साथ नेगोशिएशंस नहीं हुई है उनके ऊपर टैरिफ्स लगेंगे। और ये जो टैरिफ होंगे 15% से 20% के ब्रैकेट में होंगे। करेक्ट। तो ये हमारे साथ तो नेगोशिएशंस चल रही थी हमारे साथ तो इतने अप्रैल से लेकर अब तक हम नेगोशिएशन पे नेगोशिएशन ही करते चले जा रहे हैं। तो अभी ये क्या पूरा जो अभी तक नेगोशिएशंस हुए हैं क्या वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है? और जब ऐसे ही होना था कि 25% का टैरिफ लगना था तो फिर इतनी टाइम इतना बर्बाद करने की जरूरत क्या थी अप्रैल से लेकर अब तक? वो क्या है कि इतनी बातचीत के बावजूद तीन मुद्दों पर हम अपना स्टांस को गंभीर रख रहे थे। वो एक था अग्री, दूसरा था डेयरी, तीसरा था जेनेटिकली मॉडिफाइड गुड्स। तो ये उनके लिए, मगर उनका जो सोया और कॉर्न का जो प्रोडक्शन है, उनके लिए इंडियन मिडिल क्लास बहुत बड़ा मार्केट है। तो उनके लिए वो है अहम है। उधर वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड अलाउ करते हैं। तो उस बात पे अटक गई थी हमारी टॉक्स। तो ऐसा नहीं कि 7 बार बातचीत हुआ तो कुछ नहीं हुआ, नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था। 5 बार बातचीत करने के बावजूद कुछ प्रोग्रेस नहीं होता, क्योंकि दोनों अपने इस पे और अटक गए थे। इंडिया कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल डेयरी और अग्री और जीएम को नहीं अलाउ करूंगा, वो बोल रहे नहीं मुझे चाहिए ही। उसके अलावा उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है, भूलिए मत। और उन्होंने वो ऑटो सेक्टर पे भी एक 25% का टैरिफ अलग लगाया हुआ है। अब ये 25 उस 25 के ऊपर होगी या उसके सब्स्टिट्यूशन में होगी, पता नहीं। वो एक बात है। और ये ब्रिक्स के साथ हमने जो एक बैठक किया था ना, हम्म। वो वो शायद उसके बाद भी उन्होंने भयंकर एक ट्वीट डाला था, आपको याद होगा। जी हाँ, ब्रिक देशों का ब्राजील में एक बैठक, तो ब्राजील के ऊपर 50% उन्होंने थमा दिया। हम्म। और चीन के साथ तो पूछना मत, और रशिया के तो ट्रेड डील की बात ही नहीं है। तो खाली इंडिया बची है ब्रिक के अंदर, और साउथ अफ्रीका भी है ब्रिक्स के अंदर। मगर ये ब्रिक्स एक रेड फ्लैग है उनके सामने, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ब्रिक्स एक दूसरी करेंसी की कुछ कोशिश कर रहा है। और ब्रिक्स एक ट्रेड, अपने अंदर ही ट्रेड, यूएस को छोड़कर, तो डॉलर के बिना कोई और करेंसी या गोल्ड के बेसिस पे ट्रेड करना, तो ये सब अमेरिका के लिए एक थ्रेट की तरह आ रहा था। पर हम भी ब्रिक्स से, जस्ट अमेरिका ट्रेड डील के कारण हम ब्रिक्स से थोड़ी निकल सकते हैं ना, क्योंकि हमारे लिए रीजनल कोऑपरेशन में ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, ठीक है। जो क्यों वो ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। उनका बुक पढ़िए आप, द आर्ट ऑफ द डील करके 1987 में बुक लिखा था। उसमें यही लिखते हैं कि वो ऐसे कुछ मतलब बहुत रिडिकुलस और ऐसे डिमांड्स लगा देते हैं, ताकि ऑपोजिशन फिर सोचता है कि अरे मैं बाल बाल बच गया। और बिल्कुल यही हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ। अब देखिए, रिसेंट में उन्होंने ट्रेड डील साइन किया यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन सब मान लिया जो अमेरिका को चाहिए था, क्योंकि उन्हें इतने धमकी डाली थी तो डर गए वो। तो उनका वही है कि इंडिया भी डरेगी, मगर मेरा मानना है कि हमें डरना नहीं चाहिए। और हमारे लिए, क्योंकि हमारी रीजनल बेसिस पे हमें, हम नमक हरामी नहीं कर सकते। रशिया हमारे साथ खड़ी रही है, 50 साल से खड़ी रही है, 1971 वॉर से खड़ी रही है। और जब हमको तेल की जरूरत थी, उन्होंने सस्ते में हमको तेल दिया। ये हम भूल नहीं सकते। देश की इन्फ्लेशन के ऊपर, देश के आम जनता के ऊपर, पेट्रोल का दाम से लेकर सभी के दाम पर, उस रशियन ऑयल के कारण ही हम एक कॉस्ट को कंट्रोल में रख पाए ना। तो और ये रिसेंट जो इंडिया पाक का वॉर चला, उसमें सब रशियन इक्विपमेंट ही थे हमारे पास। मिग प्लेन्स हमारे पास है, हमारे उनकी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस भी रशियन है। तो ये कहना कि रशिया से हम बिल्कुल आर्म्स नहीं खरीद सकते, नामुमकिन है। ये कहना कि रशिया से हम तेल बिल्कुल नहीं खरीदते, ये भी नामुमकिन है। तो अब 2 पॉइंट उनकी तरफ से, अगर वो सीरियस है तो ये नॉन नेगोशिएबल चीज है। और वैसे ही हमारी तरफ एग्री और डेयरी और जेनेटिकल मॉडर्नाइज भी नॉन नेगोशिएबल है। तो यहाँ पे अटके हुए हैं। अभी अगस्त के मिडिल में यूएस की ट्रेड टीम आने वाली है। इंतजार करते हैं कि क्या वो थोड़ा अपना स्टैंड को रिलैक्स करते हैं। बट हम तो, मैं नहीं देख पाता हूँ कि अग्री में हम कर सकते हैं, बिकॉज 70% हमारी देश की जनता एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबरर है यार। तो फार्मर लॉबी बहुत स्ट्रांग है, और पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। अगले अगले साल में यूपी में इलेक्शन है, अभी बिहार में इलेक्शन है। ये सब बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव चीज है। तो शायद डील हो या ना हो, 26 पे ही रहे। मेरा मानना है कि अगर हम स्ट्रांग एज अ नेशन, इस ट्रेड की बात को छोड़े, मार्केट की बात को छोड़े, एज अ देश, ऐसी धमकी के ऊपर हमें बिल्कुल नहीं रिएक्ट करना चाहिए। हम भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट मिडिल क्लास है, उनको हमारा मार्केट चाहिए।
ऐसा नहीं कि उनको हमारे मार्केट के बिना वो चल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस हम भी, है ना, गर्व की बात है ये। इतना हम इतना इजीली हमें नहीं मानना चाहिए। एक पैट्रियोटिक इंडियन होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि मार्केट के लिए ऑब्वियसली खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि मार्केट में थोड़ी थोड़ी उम्मीद बिल्ड कर रही थी कि हमें एक्सपोर्ट में कुछ एडवांटेज मिलेगा बाकी देशों के खिलाफ, फलाना फलाना। शायद अब वो नहीं होगा, तो शायद मार्केट में जरूर अच्छा रिएक्शन नहीं होगा। कल देखते हैं कैसा होता है। स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और एक्सटर्नल ओरिएंटेड सेक्टर्स में रिएक्शन जरूर होगा, नीजक रिएक्शन होगा। मगर देखते हैं ना, अभी पीयूष गोयल और ट्रेड टीम बैठक कर रहे हैं इमिडिएटली। उनका भी एक पब्लिक पोस्टर, एक स्टेटमेंट आएगा बाहर। और पार्लियामेंट में क्योंकि सेशन चल रहा है संसद में, तो जरूर अपोजिशन भी ये बात को उठाएगी और कुछ ना कुछ जवाब तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो देखते हैं, अगले 2-3 दिन इंतजार करते हैं कैसे हम स्टैंड लेते हैं, क्या हम डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करते हैं। नहीं तो एक चांस हमारे पास है कि जैसा चीन ने किया था कि काउंटर टैरिफ लगाए, जैसे कनाडा और चीन ने किया था। वो तो एकदम अग्रेसिव एक काउंटर रिएक्शन होगा। क्या हम उस लेवल पे जाने के लिए तैयार है, पता नहीं मुझे, मगर देखते हैं। ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है। बट जरूर कल के मार्केट के लिए ये खबर अच्छी नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी पैदा होता है सब चीजों के ऊपर। अच्छा नहीं, लेकिन जो अभी तक जितने भी डील्स किए उन्होंने, मेरे ख्याल से 4 डील्स तो कर चुके होंगे, वो अभी जापान, EU, हम्म। फिलीपींस, वियतनाम। तो हम्म। हमारे ऊपर ही सबसे ज्यादा है, 25%। नहीं, देखिए, जापान के साथ आप याद रखिए, उनके साथ भी उन्होंने पहले 25% अनाउंस किया था। फिर जब ट्रेड, उसके बाद ही ट्रेड टॉक्स खत्म हुई, उन्होंने 19 पे सेटल किया। मगर उन्होंने ये भी एक्स्ट्रा किया कि $500 बिलियन जापानीज कंपनियां अमेरिका में निवेश करेगी। हाँ, 15% लगाया ना। जापान के ऊपर 15 लगा। मगर अब मैं कह रहा हूँ कि वे खाली वो टैरिफ वाला डील नहीं था, हम्म। उसमें अमेरिका जापान से कमिटमेंट भी लिया कि वो अमेरिका में जाके कुछ निवेश करेंगे। हाँ, और पाँच सौ इंडिया के पचास पास बिलियन उतनी यूएस ताकत डॉलर नहीं है। हाँ, इंडिया के पास उतना ताकत नहीं है। छोटा मोटा मे भी ऑटो सेक्टर में हम कुछ उधर फैक्ट्री खोल सकते हैं, हो सकता है। मगर क्या है कि आप बाकी जो देश कह रहे हैं, देखिए, यू का सरप्लस अमेरिका के साथ $250 बिलियन है, हमारा 50 बिलियन है। तो उनके साथ डील करना और हमारे साथ डील ना, आप इक्वल मत समझिए उनके लिए। हम एक बहुत स्मॉल, उनका टोटल $1.2 ट्रिलियन का डेफिसिट है, उसमें हमारा 50 बिलियन है, यानी 4%। समझ रहे हैं आप? तो अमेरिका वे के क्या लिए चाहते थे कि हम इनको 50 बिलियन एडवांस में दे दें? नहीं, नहीं, 50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट की बात करें ना। वो जो बाकी को देश ने दे दिया ना, उतना उतना पैसा उन्होंने, EU ने दे दिया एडवांस में, जापान ने दे दिया एडवांस में, तो हमसे भी ये इतना ही फिरौती लेने की कोशिश कर रहे थे क्या? नहीं, 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 वो अपना मार्केट खोलने के लिए, जो अग्री के मैटर में बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है हमारी बात। हम्म। तो ये किसी हालत में मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट इन पावर अग्री के ऊपर ऐसी सिचुएशन, तो यह समझिए कि एक शब्द है अंग्रेजी में, हाराकीरी, सुसाइड की तरह होगा पॉलिटिकली। हम्म। राइट? तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरफ है, और नहीं भी करना चाहिए। क्या नहीं कर पाएंगे वो बात है, कि नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की इंपॉर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ और इकोनॉमी है। और देश की जनता ज्यादातर एग्री रिलेटेड कामों में है। उनकी उस ऊपर हमें कुछ भी दबाव डाला तो देश के लिए, वो फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है बात। तो ये बात है। और जरूर इन्होंने जैसे ट्वीट को वर्ड किया है, बीच में कैपिटल्स डाल के, हाँ। अच्छी बात नहीं है ये। थोड़ी हमारे ऊपर थोड़ी थप्पड़ लगाने की तरह लग रहा है ना। तो हम्म। डेफिनेटली एक 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 क्या कहते हैं, एक आक्रोश, एक एंगर बहुत सारी जनता में होगी। तो इस हालत में हमें कोई कंसेशन वंसेशन कुछ देने की नहीं है। हम जस्ट प्रॉब्लली हमें कहना है कि आने वाले दिन में बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या होता है। एक भड़का दिया, मतलब एक तरीके से जनता को भड़का सा दिया है भारत में। ऊपर से वो भी थोड़े दिनों पहले ना, ये TCS ने 12,000 कर्मचारियों की छटने की बात कर दी थी। सारी चीजें एक साथ ही होती हुई नजर आती हैं। अब IT तो वैसे ही मुश्किल में पड़ गया, इतना करेक्ट। बड़ा डेफिसिट के बाद। अच्छा सर, एक चीज मैं फिर से वो पूछ रहा हूँ आपसे। तो देखिए, मामला सेंसिटिव है, हमें भी पता है, लेकिन पॉलिटिकल गलियारों में ना बहुत गूंज उठ रही है अभी, और आपने बताया भी कि अभी वो बातचीत होनी है और मीटिंग्स होनी शुरू होगी होंगी हाई लेवल पे। हम्म। ये जो भी हुआ संसद में, पहले तो आपने कल उसको कैसे देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया था, तब जब उन्होंने उनके वाइस प्रेसिडेंट का नाम ले लिया था, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला था कि किसी और से बातचीत नहीं हुई है फोन पे, इंडिया पाकिस्तान का जब सीज फायर हुआ था उस वक्त। हम्म। तो तब से लेकर बहुत कुछ बदल गया ऐसा लग रहा है, और ये बात तो फिर अमेरिका भी पहुंच गई होगी। तो
तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया है क्या, कि जब ये बात हमने स्पष्ट कर दी, उनका नोबेल प्राइज का खतरे में पड़ गया इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प भड़क गए? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, वो इमोशनल नहीं है। ठीक है, बिजनेसमैन है, और वो, मेरा मानना है कि वो अपने आप को चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ अमेरिका समझते हैं, और वो जो करते हैं वो उसकी उसी हिसाब से करते हैं। ये ऐसे मोदी जी ने कुछ कह दिया या जयशंकर ने कुछ कह दिया कि वो उससे बात नहीं बनती है। और मामला ये है कि समझिए कि फर्स्ट हमें हमारे प्रधानमंत्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यानी इसमें ट्रम्प का कोई हाथ नहीं था। अब वो ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने कर दिया कर दिया। अगर वो झूठ है तो उसे क्यों हम माने? और वो झूठ है तो ट्रम्प को भी पता होगा कि वो झूठ है। पर आज तक किसी कंट्री ने ऐसा किया नहीं ना, सबने हामी नहीं भरी, लेकिन किसी ने बोला नहीं ऐसे अपनी संसद में। वैसे सवाल विपक्ष ने पूछा भी नहीं, तो किसी ने बोला भी नहीं, ना इसराइल ने ना ईरान ने। हाँ। पाकिस्तान तो क्या ही बोले, वो तो खैर दावतें उड़ा रहा है वहां यूएस में जाके, वो तो अलग बात है। हमारे यहाँ पर बात उठी और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया, और जवाब दिया तो फिर वो अगले दिन टैक्स लग गया, टैरिफ ये भी हो गया। सब कुछ एक तरीके से कनेक्टेड लगता है। नहीं, देखिए, वो एक इमीडिएट रिएक्शन आपका ऐसा ही होगा। तो मेरा ख्याल है आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो ये बात उसके साथ नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि वो इतना इंडियन संसद में हो रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसी कुछ बात नहीं है। उनको देखिए, उनका शायद ये मानना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला कि सीज फायर को एक्सेप्ट करे, और उनके मन में उस तरह से उन्होंने ये डील को ब्रोकर किया कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव डाला हुआ। हम्म। राइट। तो वो वो कह रहे हैं कि मैंने ब्रोकर कर दिया, ब्रोकर कर दिया, मतलब शायद उनकी एक्शंस और जो भी उन्होंने किया वो पाकिस्तान के तरफ से हुआ होगा, और उसी को वो कह रहे हैं कि मैंने वॉर को प्रिवेंट किया। उन्होंने भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैंने मोदी से बात किया। उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैंने इंडिया से बात किया। राइट। उन्होंने कुछ, बोला दो कंट्रियों के बीच में सीज फायर करवा दिया मैंने, ये बोला था। हाँ, सीज फायर मैंने उसमें उन्होंने पाकिस्तानी मेरा मानना है कि उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से भी बात नहीं किया, सीधे डायरेक्टली आसिम मुनीर से बात किया। हम्म। कि जो जो डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने किया नहीं किया होगा ये तो पता नहीं शायद। किसने किससे किया, हम तो अपनी हाँ, सरकार की बात मानते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। तो अगर हमारी सरकार की बात मानते हैं ना, तो फिर समझिए कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। तो ट्रूथ ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म है भैया, तो ट्रूथ उसको एडमिट करने दो कि मैंने मोदी से बात नहीं की ना। वो यो क्यों ऐसे एक माहौल फैला कर रहे? जैसे आपने कहा शायद नोबेल नोबेल प्राइज की बात होगी, बट समझिए ये एक बात ना, ये सब उन्होंने एक बात जो आपको याद होगा ना, जब उन्होंने सीज फायर की बात उठाई थी तब उन्होंने कहा कि मैंने कहा उन देशों से, यानी इंडिया और पाकिस्तान से, कि अगर आप सीज फायर नहीं एक्सेप्ट करते तो मैं ट्रेड डील नहीं करूंगा आपके साथ। याद होगा आपको? ऐसी भी एक स्टेटमेंट उन्होंने रिलीज किया था। जी। उन्होंने तब ट्रेड डील को भी इसके साथ लिंक किया था, सीजफायर जी। के साथ। जी। तो कुछ भी मन में आ रहे बोल रहे, जब हमने बातचीत ही नहीं हुई। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट वैंस का तो बात हुआ है क्योंकि वो इंडिया में थे ना तब, जब पहलगाम का अटैक हुआ तो जी। वैंस तो जी। इंडिया जी। में जी। थे। हम्म। तो जरूर वैंस और इनकी तो बातचीत होती रहती होगी, मगर वैंस ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैंने भी इंडिया को कुछ बोला। खाली डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट ही आई है। तो मेरा मानना है कि ये दोनों का लिंक कुछ नहीं है, बट लग लग ऐसे लग रहा है क्योंकि ये कल ये हुआ और आज ये हुआ। राइट। तो कोइंसिडेंस है। मेरा नहीं मानना है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री ऐसे इमोशनल तरीके से डिसीजन विजन लेंगे, नहीं। ये एक प्रैक्टिकल है, और इसको शायद वो दबाव इंडिया के ऊपर डालने के लिए कि वो हम अग्री सेक्टर को ओपन करें या कुछ भी करें, इसके लिए कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है उनका। हम तो लव स्टोरी देखने गए थे सिनेमा हॉल में, अचानक से एक्शन मूवी आ गई सामने। एक्शन नहीं भैया, हॉरर मूवी। हॉरर मूवी, हाँ वही। क्लाइमैक्स होते होते पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ये सर, ये जो वर्ड आया है बीच में, हाँ। ये कि जो जुर्माना, जुर्माना लगेगा, तो ये कोई कंट्री किसी और कंट्री के साथ व्यापार कर रही है, तो उस हाँ। पर टैरिफ्स तो बात हुई थी कि 10 से 12 दिन का समय दे रहे हैं रूस को, कि वो कर ले किसी तरीके से यूक्रेन से सीज फायर। अब रूस और उनके बीच की बात है, हम्म। टैरिफ लगने थे 100% की जो बात हुई थी। ये जुर्माना वर्ड कहाँ से आया सर? ये जुर्माना क्यों दे भारत अमेरिका को, और सिर्फ भारत ही क्यों दे, फिर बाकी के देश को ना दे? क्योंकि हम हैं वो देश जो रशिया से अभी भी ताल्लुकात रखते हैं।
पूरी बहुत बाकी रिस्क के है। देश, तो रशिया रशिया किसी और को ऑयल नहीं बेच पा रहा है ना। चीन को बेच रहा है और इंडिया को बेच रहा है और कुछ एंटी अमेरिकन देशों को बेच रहा है। बाकी कोई भी डेवलप्ड नेशन, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, कोई भी रशिया से कुछ खरीदता नहीं है। खाली हम एक स्टैंड अलोन देश है, और अब तक हमें गर्व था कि हमने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड ले लिया, और हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें हमने किया, राइट। तो इसीलिए जुर्माना इसलिए है कि हम पब्लिकली अमेरिका के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं ना, इन रशिया यूक्रेन की बात में। तो इसीलिए उन्होंने जुर्माना की बात की है। पेनल्टी उसी के कारण होगा कि रशिया के साथ अपने उन्होंने 500% टैरिफ की बात उठाई थी भैया, 1 महीने 2 महीने पहले। रशियन ऑयल, उनके खाली ट्रम्प से नहीं, उनके जो ट्रेड वाले सेक्रेटरी या कोई भी था, वो एक एक सेनेटर ने पार्लियामेंट, उनकी कांग्रेस में एक बिल भी मूव किया है कि जो देश रशिया के साथ कुछ भी ट्रेड ऑयल में करती है उनके ऊपर 50-500% का जुर्माना लगाना चाहिए। तो ये खाली डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है। तो जुर्माना इसी इसी चीज के कारण वो कह रहे हैं। अब सर स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा और निवेशकों को क्या करना चाहिए, ये तो सभी के मन में सवाल आ रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन होगा, नीजर्क रिएक्शन होगा। इसलिए मेरा मानना है कि गुड क्वालिटी कंपनीज में खरीदारी धीरे धीरे करें। और पिछली बार मैंने आपसे बातचीत में कहा था कि मेरा एक नियम होता है कि ऐसे झटके जब आते हैं, मैं अपना फ्री कैपिटल में 1% डिप्लॉय करता हूँ मार्केट उस दिन। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई 100 दिन के लिए तो नहीं चलेगा ये बात। तो 1% आप खरीदो, मगर क्या है कि सिक्लिकल जो है, जो बहुत गिरती है बहुत उठती है, उसमें जाओ, ये क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखिए। और नेचुरली इस माहौल में गिरावट ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में आएगी, मगर डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर में भी एक नीजर और रिलेटेड रिएक्शन आएगी विच इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक स्थिति के लिए इसका कोई असर नहीं है, राइट। तो हम्म। डोमेस्टिक ओरिएंटेड अच्छी क्वालिटी कंपनी में भी जो करेक्शन कल आएगी, भले ही वो उतना ना हो जितना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में हो, वहां पे जाके आप जरूर खरीदारी करें। और सिंपल सी बात है, मेरा रूल है 1% रूल। ऐसी चीज जब आती है वॉर, जो जिसका एक बेसिक इकोनॉमिक चीज के ऊपर असर नहीं होता है, उस वक्त में मैं 1% अपना कैपिटल को, फ्री कैपिटल को डिप्लॉय करता हूँ। आपने तो तो इतना बड़ा म्यूचुअल फंड को हेड कर रखा है सर। ये फंड मैनेजर्स की भी सबकी सोच होती है कि ऐसा होने दो, जो डोनाल्ड ट्रम्प करते हैं करने दो, हम लाइन ऑफ फायर मतलब सामने आके इस अटैक को झेल जाएंगे और खरीदेंगे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ही तो संभाल रहे हैं, एफआईएस कौन सा खरीद रहे हैं अभी। नहीं नहीं, एफआईएस तो नहीं खरीद रहे, मगर डोमेस्टिक ने भी देखे, आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखे तो पूरा उन्होंने अपना सरप्लस कैश को यूज कर दिया है। 7.5% का कैश से अभी 5.25 पे आ गया है, और 5% एक नॉर्मल लेवल होता है। उतना ज्यादा कैश अभी म्यूचुअल फंड का पड़ा नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 महीने में करीबन 2 लाख करोड़ का खरीदारी किया है उन्होंने, डीआईएस ने। तो पूरा पैसा उन्होंने अप्रैल टू जून के टाइम में डाल दिया है। इस महीने भी अभी 50,000 करोड़ ऑलरेडी निवेश किया है। तो उतना ज्यादा उनके पास फ्री कैश नहीं है भैया किसी एक चीज को। इसलिए आज देखा आपने, मिड कैप इंडेक्स में करेक्शन आया और लार्ज कैप में थोड़ी स्टेबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि डीआईआईस मिड कैप स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करके उसी को डिप्लॉय करके लार्ज कैप खरीद रहे थे। समझ रहे हैं आप? हम्म। उतना कैश अभी बाकी नहीं है। पिछले 2 महीने में बहुत ढेर सारा खरीदारी कर दिया है डीआईएस ने। जो जो भी है 5% से शायद 1 और% वो डाल के 4% तक कैश बैलेंस को कम करा सकते हैं, अगर भयंकर रिएक्शन कल मार्केट में आया। बट उसका एक लिमिट भी होता है ना। तो निवेशक थोड़े परेशान हो रहे होंगे, मतलब ऐसा है कि बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई है। अगर अब एक पोर्टफोलियोज भी बनाने शुरू करने हो, ऊपर जो फंसा वो तो फंस गया, लेकिन कितना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन समझते हो आप सर? और अगर अभी बिल्डअप करना है तो कौन से सेक्टर्स आपको ठीक लग रहे हैं? मुझे डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, बैंकिंग और कैपिटल गुड्स, ये तीनों का इस चीज के असर असर नहीं है ना। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, इस पे ज़्यादा आप अलोकेशन कीजिए। जो एक्सटर्नल ओरिएंटेड सेक्टर है, वहाँ पे आपको करेक्शन भी ज़्यादा आ सकता है। और इंडिया का काउंटर रिएक्शन, उसका काउंटर रिएक्शन अमेरिका से, और ये मिड अगस्त में बातचीत, ये सब जब तक में कुछ एक क्लैरिटी नहीं आती है मार्केट में, उन उन सेक्टर्स में थोड़ी दबाव तो रहेगी। तो मेरा मानना है कि आप इन सेफर सेक्टर्स में रहिए जहाँ पे करेक्शन होगी, मगर उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अर्निंग सीजन में इन्हीं सेक्टर्स में भी थोड़ी पॉजिटिव भी दिखी है अभी। आपने देखा कि कैपिटल गुड सेक्टर में नंबर्स अच्छी आई है, और उसी में थोड़ी सेफ्टी है। और बैंकिंग में मिक्स्ड है, मगर फिर भी बैंकिंग के ओवरऑल एक अच्छी बैंक्स की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मेरा मानना है।
तो इसलिए मेरा मानना है कि ये तीन सेक्टर के ऊपर ज्यादा थोड़ा ध्यान ज्यादा दे सकते हैं। हाँ सर, ये जो आज यूएस फेड की पॉलिसी आनी है, लड़ाई तो उनकी उनके साथ भी चल रही है, अपने ही सेंट्रल बैंक के गवर्नर के साथ, जेरोम पोवेल के साथ। तो कैसी रह सकती है पॉलिसी? और ये जो हड़का दिया हाल फिलहाल में उन्होंने जेरोम पोवेल को, तो क्या जेरोम पोवेल उस दबाव में कुछ वो डिसीजन लेंगे क्या? मतलब सभी पे दबाव डाल रहे हैं ना, कंट्रीज पे डाल रहे हैं, अपने फेड चेयर के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, सबके ऊपर दबाव डाल रहे अगर वो यूएस फेड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके दबाव से कुछ नहीं होगा, वो कुछ अपना स्टांस डेटा ड्रिवन रहेगी। और क्या है कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा ठीक आ रहे हैं और इन्फ्लेशन भी गिर नहीं रही है। तो मेरे ख्याल में ये पॉज होगा। खाली इस पॉलिसी में देखना होगा कि क्या इस साल में दो रेट कट की बात करते हैं कि नहीं। हैं। मैंने उनकी जो, क्योंकि ओवरऑल देखिए टैरिफ का माहौल जो पहले था, अब थोड़ा क्लियर है कि ज्यादातर देश के साथ 15-20% या 25% हमारे खिलाफ उसी लेवल पे होगा, उससे ज्यादा नहीं है। तो उसका देखें तो अब तक जो डेटा मेरे पास आया है, मैंने देखा कि इसमें जो टैरिफ की कॉस्ट जो लग रहा है, उसमें 20% आप एक्सपोर्टर्स बाकी देश में हैं, वो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। और बाकी का 80% जो है, उसमें आधा अमेरिकन कंपनियां जो इसको लेकर उधर खरीदते हैं, और आधा ही वो यूएस कंज्यूमर के ऊपर जा रहा है। तो एवरेज 20% टैरिफ उठाए हैं, तो 40% ऑफ 20%, 8% ही आपको कॉस्ट इंपैक्ट पास ऑन होगा अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर। तो इसलिए इन्फ्लेशन का भी उतना डर नहीं होना चाहिए फेड को, जितना कि पहले जो टैरिफ अनाउंस किया था उन्होंने, नो बहुत बहुत परसेंटेज, भयंकर परसेंटेज की बात की थी। वहां से अभी 20% लग रहा है, तो 8% अगर अमेरिकन कंज्यूमर पे लगेगा तो उतना एक ये नहीं होगा। तो शायद पवेल एक चीज कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन के आंकड़े देखते देखते मैं ओपन माइंडेड हूं, वो शब्द उन्होंने कह दिया, तो मार्केट को पसंद आएगी, इंटरनेशनल मार्केट्स को। सेकंड बात है, ट्रंप की उसको एक और एक्शन लेके काउंटर कर रहे हैं। आपने पढ़ा कि नहीं, मेरे को जानता नहीं हूँ। क्या क्या उन्होंने अपने जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है जो बोरोइंग करती है, लाइक से इंडिया में आरबीआई मैनेज करती है गवर्नमेंट की बोरोइंग, वहां पे फेड नहीं मैनेज करती है। यूएस का अलग एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है। उनसे कह दिया उन्होंने कि अभी जो भी 10 ईयर का लोन मेच्योर हो रहा है, उसको अब वापिस 10 ईयर लोन मत इशू कीजिए, 1 साल का लोन इशू कीजिए। क्योंकि मेरी कॉन्फिडेंस है कि 1 साल में रेट कट हो जाएगा, तब रीफाइनेंस 1 साल में होगा, तो भलाई हो जाएगी। तो यूएस में एक लॉन्ग टर्म लोन को अभी शॉर्ट टर्म लोन रिन्यू करके वैसे मैनेज कर रहे हैं ट्रंप अपना मैटर को। तो इसीलिए 8 महीने बाकी है अभी पवेल की टर्म में, राइट। तो वो इसलिए वो कह रहे हैं कि 1 साल का लोन लीजिए, क्योंकि बिल्कुल जो सक्सेसर होगा पवेल का, वो तो एक ट्रम्प का भक्ति होगा। हाँ बिल्कुल सही है। वो तो फिर जो उसमें टाइम है, देखते हैं। अभी देखते वो हैं। हुआ थे वैसे, वो फेड के हेडक्वार्टर्स हुआ थे, वो वहाँ रेनोवेशन वगैरह चल रही है, तो उन्होंने बोला मैं तो बिल्डर हूँ, मैं तो बहुत सस्ते में बना देता। इन्होंने तो बहुत सस्ते कर दिया। ये सब हुआ था। सर करेक्ट। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ आने के लिए। वैसे तो मैंने सोच ही रखा था कि जब ये ट्रेड डील हो जाएगी ना, तब आपको बुलाएंगे, तो बहुत खुशनुमा सा माहौल होगा। आपसे पूछेंगे कि ट्रेड डील कैसी लगी, सब कुछ बहुत बढ़िया सा निपट गया। बुलाना आपको इस दिन पड़ गया जब 25% के टैरिफ लग गए। अच्छा, हमने जब ये डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि हम भारत हमारा दोस्त है, हमारे ट्रेड डील साइन होने वाली होती है, तो तब वो उस बात पे यकीन करें, या फिर अभी 25% पे टैरिफ लगा दिया है ये वाली बात पे यकीन करें, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होंगे? वो बात ठीक थी कि भारत हमारा दोस्त है, फटाफट से हम ट्रेड डील साइन कर लेंगे अभी कुछ ही दिनों में, या फिर अब ये धमकी, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें जो 25% के टैरिफ लगे हुए हैं? नहीं, मेरा मानना है कि ये एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन होगा। अ, और बस 2-3 महीने में हम एक एक्चुअल ट्रेड डील साइन करेंगे, जिसमें गिव एंड टेक होगा। क्योंकि हम भी एक इमोशनल रिएक्शन नहीं करेंगे, और वो भी मेरा मानना है कि इमोशनल नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक शॉक है, क्योंकि पता नहीं था हमारे देश के ट्रेड टीम को कि ये अनाउंस करने वाले हैं। और थोड़ी देर के लिए थोड़ी हिलेगी, मार्केट भी हिलेगी और सिचुएशन भी ठीक नहीं रहेगी, मगर 2-3 महीने में ये मैटर सेटल हो जाएगी। ओके। तो मेरा मानना है कि जो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप अभी थोड़ा बहुत 1-1%, मेरा 1% किसी का 1.5% होता है, या आधा परसेंट जो भी है, आप जरूर कल खरीदारी कुछ ना कुछ करिए। और सेक्टर भी मैंने बताए आपको जहाँ पे इसका असर कम होगा, बट रिएक्शन मार्केट में जरूर होगा। इसलिए आपको मौका मिल रहा है कि एक चीज को सस्ते में खरीदने का। जरूर आप निवेश को जारी रखिए, और एग्जिस्टिंग निवेश को जाके जल्दबाजी में आप रेडी मत कीजिए। राइट। सर बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू।